नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर हमारे साइंस का जो है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन करवाइए, तो उसी डिमांड को पूरा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं जैक के द्वारा जो जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024 एग्जाम के लिए, जो साइंस का क्लास 10 का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, सारे के सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन इसमें देखने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इस कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप मेरा भी हौसला अफजाई करते रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक लाइक के द्वारा आप मेरा हौसला अफजाई करते रहिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। आपके लिए ऐसे ऐसे ही हम मज़ेदार और अच्छे इंटरेस्टिंग आपके फ़ायदे के उपयुक्त जो है कंटेंट लेकर के आते रहें। आपको बता दें कि इस वीडियो में जो हम आंसर राइटिंग स्किल सीखने वाले हैं और किस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, वो सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहिएगा तो निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा में बेहतरीन कॉपी राइट करके आइएगा, लिख करके आइएगा, और निश्चित तौर पर आप टॉप भी कर सकते हैं अगर इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन और कैसे कैसे हमको उन क्वेश्चन को लिखना है डियर, और कितना कितना आंसर लिखना है और क्या आंसर होने वाले हैं, वो सब चीजें आपको यहां देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 30 क्वेश्चन वहां छूटे थे, उनके आगे 31 नंबर के क्वेश्चन से ही हम यहां स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है डियर, आपको एक बात और भी मैं बता देता हूं कि आप वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदेह होने वाला है, क्योंकि किस क्वेश्चन में कौन से तरीके से आंसर लिखना है, कितना लिखना है, वो सब मैं क्वेश्चन के टाइम पर ही बताता चलता रहूंगा। इसलिए आप इसको वॉच करते रहिएगा लास्ट में। और कुछ क्वेश्चन अभी हैं जिनको सॉल्व भी करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी, सॉल्व करके दिखाएंगे आपको डियर। तो बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक, और आप ही के लिए कह रहे हैं, आप ही के फायदे के लिए, आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है 31 नंबर का जो क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। जो साइड मिरर के रूप में, साइड विंग्स जिनको हम लोग कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं, जिनको पीछे की चीजों को देखने के लिए जो गाड़ियों में लगाया जाता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है साइड की चीजों को या पीछे की चीजों को देखने के लिए। तो आंसर में बच्चों आप लिखिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमें पीछे के जो दृश्य होते हैं वो बहुत दूर की चीजें थोड़ी सी जगहों में यानी आसानी से दिखाई दे पाती हैं। इसी कारण से हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे के दृश्यों को देखने के रूप में करते हैं बच्चों। तो इतना ही आपको आंसर लिखना है, जितना क्वेश्चन पूछा उतना ही आंसर लिखना है। ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर के हैं, राइट। इसमें से आपको देखिए 8 क्वेश्चन टोटल हैं, जिसमें से 6 के आंसर देने, लेकिन मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है वो सभी जो है कितने 2 नंबर के हैं। चलिए 32 नंबर देखिए। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है लेंस की क्षमता को परिभाषित करें। तो सबसे पहला काम है कि आपको लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखनी है, और उसके बाद आपको मात्रक लिखना है। तो क्वेश्चन जो कॉपी चेक होगी उसमें आपको 1 नंबर क्षमता की परिभाषा और 1 नंबर मात्रक पे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही कॉपी चेक होती है। किसी लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है डियर, उसे उस लेंस की क्षमता कहते हैं। और जबकि ध्यान देना होगा कि जो फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में, राइट। तो जैसे अगर फोकस दूरी f है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/f होगा। ध्यान रहे कि f अगर किस में है, मीटर में है, तो आपका ये जो 1/f है यही आपकी फोकस क्या कहती है, लेंस की क्षमता, यानी कि पी फॉर पावर ये कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है डियर वो डायोप्टर होता है। तो ये लेंस की क्षमता जो होती है P = 1/f, और परिभाषा किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाती है, जबकि फोकस दूरी किस में हो, मीटर में दी गई हो। इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। इतना ही आपको लिखना है। तो इस तरह से ये 32 नंबर का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर देखिए क्या है क्वेश्चन। एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है बच्चों। तो पूछ रहा है कि बच्चा किस दोष से पीड़ित है, मतलब बच्चे की आंख में कौन सी प्रॉब्लम है,
कौन सा दोष है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बना कि किस दोष से पीड़ित है, यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन जो होगा, उसका जो उसकी रेमेडी क्या होगी, उसको बताने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से कॉपी को स्टेप मार्किंग में चेक किया जाता है बच्चों, आपको ये भी बताते चलें, इस तरह से ही कॉपी चेक होती है। देखिए क्या आंसर सटीक कैसे आंसर लिखा जाएगा, जो टॉपर्स की आंसर राइटिंग स्किल होती है वो यही है, आपको हर क्वेश्चन में मैं बताते चलता रहूंगा। क्योंकि छात्र जो है वो नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है, जैसा कि इसमें कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड जो होता है क्लासरूम में, ब्लैक बोर्ड उससे दूर रहता है, वो पीछे से कह रहा है। इसने क्वेश्चन में कह दिया कि अंतिम पंक्ति से, अगर आगे होता तो नजदीक रहता, लेकिन अंतिम पंक्ति में कह रहा है तो वो पीछे है, यानी दूर है। तो दूर से उसको ब्लैक बोर्ड देखने में कठिनाई होती, तो वही लिखा गया, क्योंकि छात्र को नजदीक की वस्तु आसानी से दिख सकती है, यानी वो नजदीक की चीजों को देख सकता है, और परंतु जो दूर की चीजें हैं उनको स्पष्ट नहीं देख सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि छात्र को जो है निकट दृष्टि दोष है, यानी वो छात्र जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, और उसको उसके उपचार के लिए, उसकी रेमेडी के लिए, निकट दृष्टि दोष से अगर कोई चीज पीड़ित है, कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो उसके उपचार के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाकर हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखिए कि एक फिगर दिया हुआ है, यहां पे आप पहले इस चित्र को देख लीजिए, राइट। तो इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, 1 नंबर यहां मिलेगा, और अभिक्रिया का समीकरण भी आपको करेक्ट करके लिखना है। वैसे इक्वेशन यहां दिया हुआ है, ये देखिए AgCl लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड है जो कि रिएक्ट करके 2Ag और Cl2 दे रहा है। लेकिन पहले इस फिगर को ध्यान से देख लो बच्चों, क्या है, यहां से सन है, सनलाइट आ रही है, राइट। ये सनलाइट आपकी इस तरह से आ रही है, कहां पे, यहां पे एक प्लेट रखी हुई है, एक देखिए एक बाउल रखा हुआ है, कटोरा है, उसमें कोई मटेरियल रखा हुआ है, वो मटेरियल तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है सिल्वर क्लोराइड है, राइट। सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, राइट। ये आपका क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड है, और किसकी प्रेजेंस में इसमें रिएक्शन हो रहा है, इस पे सनलाइट पड़ रही है, राइट। AgCl पे सनलाइट पड़ी है, तो ये ब्रेक हो जाता है दो चीजों में, सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग चीजों में ब्रेक हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक कंपाउंड है, यानी यौगिक है, यौगिक दो चीजों में अलग अलग तत्वों में बंट जा रहा है, टूट जा रहा है, राइट, यानी वियोजित हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो इसमें हम बताना है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कैसा है, तो आंसर में लिखेंगे इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है, राइट डियर। तो इस इक्वेशन को देख करके, इस समीकरण को देख करके हम इसको बता सकते हैं कि इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है। अब अभिक्रिया को जो संतुलित समीकरण है वो क्या होगा, तो 2AgCl है, राइट, यानी Ag जो है वो 2 है, तो यहाँ पे 2Ag ब्रेक हो रहा है, और Cl2, यहाँ पे Cl जो है वो यहाँ पे Cl2 हो जा रहा है। लेकिन ये जो एरो है, इस एरो की जगह पे ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है, सनलाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, राइट। बस यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, ये आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये समीकरण आपका ये रिएक्शन हो रहा है, इसलिए अब ये रिएक्शन आपका करेक्ट है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एरो के ऊपर सूर्य का प्रकाश, राइट, या सनलाइट लिख देना है। अगला क्वेश्चन है डियर कि दो तत्वों का नाम बताना है जिनका बाहरी कोष पूर्ण हो। बाहरी कोष जैसे आपको पता है K, L, M और N होता है, तो जो बाहरी सेल होता है वो आपका पूरा हो, तो ये 4 कोष होते हैं, आप ये सब पढ़े हुए हैं। लेकिन देखिए, तो ऐसे दो तत्व कोई लिखना है तो जिनका बाहरी कोष पूर्ण होता है, आपको बताते चल रहे हैं कि ऐसे तत्व जिनका बाहरी कोष पूर्ण होता है वो इनर्ट गैसेस होती हैं, यानी अक्रिय गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस, राइट। अक्रिय गैस इनको बोलते हैं हिंदी में, अक्रिय गैस, राइट। अक्रिय गैस कौन सी होती है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनॉन होता है, ये सभी हमारी अक्रिय गैसेस हैं डियर। तो इसमें से कोई दो तत्व का नाम लिख देना है, इनके जो बाहरी कोष होते हैं वो कंप्लीटली पूरे होते हैं। अक्रिय इनको क्यों कहते हैं कि ये नॉन रिएक्टिव होती है, मतलब कि ये किसी दूसरे तत्व से रिएक्शन नहीं करती हैं, ये आराम से एकदम न्यूट्रल कंडीशन में रहती हैं। तो कोई दो लिख देना, मैंने यहाँ 3 लिखा हुआ, हीलियम, नियॉन और आर्गन। अब एक चीज ध्यान देना, हीलियम का जो आपका
परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, नियान का 10 होता है, आर्गन का आपका 18 होता है। अब देखिए कैसे ये एकदम स्टैब्लिश होते हैं। 2 होता है, कंप्लीट है इनका सेल। 10 के लिए 2,8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। 8 का क्या होगा, 2, 8 और 8। तो लास्ट जो सेल है वो देखिए सभी के कंप्लीट हैं, तो इसलिए इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। जब कंप्लीट रहेगा तो ये रिएक्शन में भाग लेंगे ही नहीं, इसलिए इनको अक्रिय गैसें कहते हैं। अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहां बचा या ज्यादा रहेगा तो वो आपका रिएक्शन में भाग लेने लगता है। अगला क्वेश्चन है डियर कि समजातीय श्रेणी क्या है। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है, देखिए यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा निरूपित किया जा सके उन्हें हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे आपको बताएं कि एल्केन एक समजातीय श्रेणी है, एल्केन राइट, जिसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी यौगिक आते हैं और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 राइट, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग, इसका आंसर इतना आपको लिखना है राइट। समजातीय श्रेणी क्या है तो एक उदाहरण देकर के हमने समझा भी दिया आपको, ये 2 नंबर का था राइट। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में, देखिए विखंडन लिखा हुआ है, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। फ्रेगमेंटेशन जो है आपका कह रहा है कि बहुखंडन से किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए ये विखंडन को द्विखंडन या ऐसा भी बोला जाता है, तो यहां सिर्फ विखंडन लिखा हुआ क्वेश्चन में। जब कोई जीव एक कोशिका से टूटकर राइट 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है तो इस प्रकार के विभाजन को हम विखंडन कहते हैं राइट डियर। और उदाहरण के लिए जो अमीबा होता है उसमें विखंडन होता है या द्विखंडन भी हम कह सकते हैं। परंतु जब किसी जीव की एक कोशिका कई संतति वाली कोशिकाओं में, एक से अधिक संतति वाली कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम बहुखंडन विभाजन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम एक जीव है जिसमें क्या होता है, बहुखंडन होता है राइट। ये प्रजनन के तरीके हैं। बहुखंडन प्रजनन का मतलब है अपनी उत्पत्ति को अपने ही जैसे नए तरीके, मतलब अपने ही जैसे नई चीजें उत्पन्न करना राइट। तो बहुखंडन विधि से इसमें प्रजनन होता है, किसमें, प्लाज्मोडियम में, जबकि विखंडन विधि के द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन 38 जो है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है, व्हाट आर द 5 आर्स राइट। तो 5 आर्स देखिए यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, अपचयन, पुनर्प्रयोग, अवशिष्ट, पुनर्नवीनीकरण और पुनः प्राप्ति। ये हिंदी में आपके 5 आर्स हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये देखिए पांचों आर, जो फर्स्ट आर का मतलब होता है रिफ्यूज, रिफ्यूज राइट, रिफ्यूज उसको अपचयित कर देना। रिड्यूस का मतलब होता है राइट, रिफ्यूज, रिड्यूस और रीयूज, रीयूज का मतलब पुनर्प्रयोग हो गया, और रीपर्पस राइट, रीपर्पस हो गया पुनः उद्देश्य, और रिसाइकिल का मतलब पुनः प्राप्ति हो गया। तो इस तरह से रिफ्यूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिड्यूस और रीयूज, रीपर्पस एंड रिसाइकिल, ये 5 आर्स होते हैं। हिंदी में इनके मीनिंग्स लिखे गए हैं, अपचयन, पुनर्प्रयोग, अवशिष्ट, पुनर्नवीनीकरण और पुनः प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, अगला सेक्शन देखिए बट गया है, इसमें 8 क्वेश्चन है जिसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक आपके 3 अंक के हैं राइट। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म है, आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन काफी अच्छा और बेहतर है, देखिए आपका लेंस का जो चैप्टर है उस वाले से आया हुआ है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है राइट, यानी जो वस्तु है उसकी हाइट दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए, यहाँ पे एक लेंस है और ये लेंस आपका कैसा है, यहाँ पे कह रहा है ये अवतल लेंस है राइट, अवतल लेंस है। तो यहाँ पे ये इसका सेंटर हो जाएगा O, और इस अवतल लेंस पे कोई वस्तु रखी हुई है जिसकी हाइट आपको h है, दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे h बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है राइट। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये अवतल लेंस है, तो इसकी जो फोकल डिस्टेंस है वो कितनी ली जाएगी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। चूंकि अवतल लेंस है इसलिए जो फोकल डिस्टेंस है वो साइन में नेगेटिव ली जाएगी, ऋणात्मक। सो f बराबर -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगला कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है ये जो वस्तु है, इस दर्पण से
25 सेंटीमीटर की दूरी यानी u बराबर 25 सेंटीमीटर ये आपका इतनी दूर रखी गई है। लेकिन अब ये एक्सिस सिस्टम है, ये x है और ये y है, तो ये आपका o से बाईं तरफ है, इसलिए u हमारा क्या हो जाएगा, माइनस चिन्हों के साथ में लिखा जाएगा, -25 सेंटीमीटर, राइट। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है v ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, h डैश ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, और क्या बताना है, इसकी प्रकृति बतानी है, राइट। प्रकृति बतानी है, मतलब ये इमेज कैसा होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे लेंस सूत्र से, राइट। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, राइट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1/f मतलब 1/माइनस का 10 बराबर 1/v माइनस 1/-25, राइट। इस तरह से लिखेंगे, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/10 बराबर 1/v और प्लस 1/25। इसको और लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ये देखिए 1/v को एक साइड रखेंगे बराबर, यहाँ पे 1/25 को उधर ले जाएंगे तो 1/10 माइनस का और माइनस का 1/25 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है और इसको सॉल्व करना है। सो यहां से ये बन जाएगा 1/v इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, इनका एलसीएम बन जाएगा आपका 50, राइट। और 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, तो माइनस का 5 और माइनस का 2 ये बन जाएगा आपका बराबर -7/50, राइट। इस तरह से आपका जो v का मान आएगा, v बराबर आ गया माइनस का 50/7 सेंटीमीटर, राइट। इसको आप जब डिवाइड करिएगा तो ये लगभग में आएगा, 7 से जब आप करिएगा तो माइनस का 7×7 = 7 पॉइंट और 1 बचता है 10, 7 1 के 7 और 3 बच जाएगा और 7 चौक 28, तो इतना सेंटीमीटर लगभग आ जाएगा, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा। यहां से इसका मतलब इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति यहां से लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, जो इमेज बन रही है उसकी स्थिति ये निगेटिव आ रहा है। निगेटिव डिस्टेंस किधर मेजर की जाती है, तो दर्पण के बाईं तरफ, राइट। दर्पण के बाईं तरफ, यानी कि जो एक्सिस सिस्टम आपको फिगर दिख रहा है, एरो मैंने अभी बनाया, यानी बाईं तरफ ही, उसी तरफ जिधर से लाइट जा रही थी, जिधर से लाइट जा रही थी उसी साइड में आपका ये इमेज भी बन रहा है, राइट डियर। तो ये जो उसी तरफ इमेज भी बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा, वो आपका -50/7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसकी स्थिति में कि दर्पण के दर्पण नहीं, यहां पे लिखेंगे लेंस के सामने -7.14 सेंटीमीटर की दूरी पर, राइट, इसकी स्थिति है। अब अगला हमको क्या निकालना है, इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेना है। m बराबर होता क्या है आपका, h डैश बटे में h होता है, राइट। तो यहां से h डैश बटे में h लिखेंगे, h कितना है 5, तथा दूसरा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरी बात आप निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन ही होता है जो दूसरा फॉर्मूला क्या आपका u/v, राइट। जो दूसरा वाला फॉर्मूला आपका बनता है वो क्या बनेगा आपका, वो आपका बन जाता है यहां से v/u, राइट। तो v/u जो फॉर्मूला होता है उसका यूज कर लेंगे। तो यहां से देखिए v का मान कितना है, v हमने निकाला हुआ है, तो v का मान -50/7 ऐसे ही लिखेंगे, -50/7 और बटे में लिख देंगे क्या, और u का मान कितना है आपका -25, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये 25 के 25 ये 2 बार में कट जाएगा, सो 2/7 ये आ जाएगा, राइट। तो यहां से यम आ गया इतना, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 1 और 2, सो देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा आपको, ये दोनों मैग्निफिकेशन ही है यानी कि आवर्धन ही है, तो आपको मिल जाएगा h डैश बटे में 5 बराबर 2/7, राइट। सो यहां से h डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको निकाल लेनी है, उसका आकार, तो हो जाएगा 10
10^7 इतना सेंटीमीटर, राइट। तो ये प्रतिबिंब की साइज आ गई। तो ये आपका एच डैश का मान निकल गया। अब इसकी प्रकृति यहां पे लिखेंगे, चूंकि एच डैश का मान क्या है, मान पॉजिटिव यानी धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, इसलिए प्रतिबिंब, अब ध्यान से समझना, आपको बताते हैं। यहां मैग्निफिकेशन, यहां एच का मान पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, एच डैश का मान यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है इस साइड में, जैसे आपकी वस्तु रखी थी सामान्यतः वस्तु को सीधा रखा गया। धनात्मक आने का मतलब कि ऊपर की तरफ ही आपका जो इमेज है वो इमेज भी बन रहा है, राइट। इमेज अगर ऊपर बन रहा है, ये एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, अक्ष के ऊपर अगर बन रहा है तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो धनात्मक लिया जाएगा। अगर नीचे की तरफ बनता है एक्सिस से तो वो आपका उल्टा प्रतिबिंब हो जाता और ऋणात्मक आता, राइट। धनात्मक आने का मतलब प्रतिबिंब सीधा है, और प्रतिबिंब सीधा कौन सा होता है, तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है या आभासी प्रतिबिंब होता है वही आपका सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है बच्चों, याद रखिएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। तो इस चीज को, इसलिए जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा क्या बनेगा, यहीं से हम लोग लॉजिक निकाल करके इसको कह सकते हैं। इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। तो यहां लिखेंगे आभासी एवं सीधा है, राइट। तो इस तरह से बच्चों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हुआ। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, 39 नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है एक विद्युत सर्किट का आरेख बनाना है, राइट। इसमें एक किरण आरेख डायग्राम बनाना है जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हुए, 3 बैटरी लगी हुई है, और 15 ओम प्रतिरोध, 18 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोध का एक प्लग कुंजी, राइट, और एक प्लग कुंजी यानी की जो है, इतनी चीजें लगी हुई हैं। 3 रेजिस्टेंसेस हैं, देखिए 3 रेजिस्टेंसेस हैं इस तरह से, और एक की है, और साथ ही साथ में 3 आपको बैटरी सेल लगे हुए हैं, राइट। तो इन सबको मिला करके आपको एक सर्किट तैयार करनी है, सर्किट का किरण आरेख। तो आप फिगर देखिए, यहाँ पे आपको आंसर में दिख रहा होगा। और जो बैटरी है वो 2 वोल्ट की होनी चाहिए। तो देखिए ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 4 बैटरी लगी हुई है। तो आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ 3, देखिए ये 1 बैटरी हो गई, ये 2 बैटरी हो गई, और ये 3 बैटरी हो गई, इनको हमको हटा देना है, राइट। तो ये सिर्फ 3 ही बैटरी यहाँ पे लगी हुई है इस तरह से, और ये आपका की है, राइट, कुंजी या प्लग जिसको कहते हैं। यहाँ अमीटर भी लगा है, अमीटर की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे ऐसे ही जोड़ के बना सकते हैं। और ये आपके रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस R2, और तीसरा है R3। R1 कितना है आपका, यहाँ लिख देना है 5 ओम, राइट। दूसरा कितना है आपका 18 ओम, और तीसरा आपका कितना है, तीसरा है आपका 12 ओम। तो इस तरह से आपका ये सर्किट तैयार हो गया। अगर आपको इसमें मिसमैच लग रहा है तो मैं आपको एक नया फ्रेश बना के दिखा दे रहा हूं यहीं पे बगल में। देखिए ये इस तरह से एक बैटरी ले लेना है आपको, बड़ी एक बैटरी हो गई 2 वोल्ट की, दूसरी फिर बैटरी लगाना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसका जो नेगेटिव सिरा है यहाँ पे उसके पॉजिटिव सिरे से जोड़ देना है, फिर नेगेटिव सिरा, ये फिर 2 वोल्ट की हो गई, फिर पॉजिटिव सिरा, अगला नेगेटिव सिरा, ये भी 2 वोल्ट की हो गई। अब इसको जोड़ देना है एक की से, राइट, ये कुंजी हो गई। अगला अब इसको सीधे कुछ नहीं है, ऐसे ले जाकर के जोड़ देना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 ले लेने हैं, राइट, और ये सर्किट आपकी बन गई। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 18 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है। ये सिंपल सर्किट बन गई, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो आपका ऐसे जा करके और इस तरह से करंट आपका आता रहेगा। और ये सभी के सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट इसमें लगे हुए हैं वो सभी कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपकी सर्किट बनेगी। तो वही चीज यहाँ फिगर में भी है, आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दिखाई गई हैं। तो आप क्या करेंगे, जो मैंने फिगर बनाया हुआ है वो फिगर बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, ये क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है डियर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या, सबसे पहले आपको इसी का आंसर बताना। तो देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाले रास्ते या पाथ को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं।
तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इतना आपने लिख दिया। अब क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। तो उसके जो क्वालिटीज हैं, गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो लिख दीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं, क्लोज कर्व होती हैं। चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती हैं। जैसे आपको बता दें, यहाँ पे देखिए फिगर देखते रहिएगा, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो उत्तर से निकल करके दक्षिण को आकर के मिलती हैं। इस तरह से आप फिगर में देख पा रहे होंगे। और बीच में ये क्या होती है, समांतर चलती हैं, और समांतर इस तरह से, राइट। और वो एरो देखिए एक क्लोज कर्व होती है, यहां से ऐसे अंदर घुस रही है और यहां से ये बाहर निकल रही है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरह से ये बंद वक्र की तरह चलती हैं। तो और अंदर में ये समांतर होती है, कैसी होती है, पैरेलल, और बाहर में ये सर्कुलर डिजाइन में होती हैं। तो यही चीज लिखा हुआ है कि चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती हैं, जबकि चुंबक के भीतर यह रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर पहुंचती हैं। अगली खास बात क्या होती है कि चुंबक के ध्रुव के पास, मतलब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ये जो रेखाएं होती हैं वो सघन होती हैं, या यूं कह लो कि बहुत निकट निकट होती हैं, जिस कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्यादा होती है। जबकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं, जिस कारण से वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कम होती है। तीसरी खास बात कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, राइट। तो ये आपके तीन प्रॉपर्टीज हो गई, और इस तरह से आपको आंसर राइट करना है। इसका जितना पूछे उतना ही लिखो बच्चों, उससे ज्यादा एक्सेस लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको बताते चले कि जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो टॉप करते हैं, उनकी कॉपी में एकदम सटीक, एकदम साफ सुथरा आप पढ़िएगा, जितना जरूरत उतना ही आंसर, उसके अलावा कुछ भी नहीं, राइट। लेकिन एक चीज है कि आप बेहतर कैसे लिख पाएंगे, तो आपको नॉलेज भी होना जरूरी है, इन सब चीजों के बारे में सटीक नॉलेज भी होना जरूरी है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, राइट। तो आपको बताना है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद आपको उदाहरण के द्वारा इसको समझाना भी है। तो पहले हमने यहाँ लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि वो क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, राइट। इतना हो गया उसकी परिभाषा। अब हम यहाँ उदाहरण देने चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ उदाहरण दिया हुआ है CuSO4, राइट। कॉपर सल्फेट है जो कि जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहां पर देखना बच्चों, जब जिंक के साथ कॉपर सल्फेट इनका जब रिएक्शन हो रहा है आपस में, तो रिएक्शन के दौरान ध्यान देना क्या हो रहा है, ये जो जिंक है वो सल्फेट, यानी सल्फेट में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ जिंक आपका जुड़ जा रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई तत्व जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर कोई तत्व ऑक्सीजन से अलग हो रहा है, ऑक्सीजन वाले यौगिक से अलग हो रहा है या ऑक्सीजन से अलग हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां से Zn क्या हुआ, CuSO4 के जो सोल्यूशन है यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में Zn क्या हुआ, उसकी जगह पे आ गया, SO4 के साथ जुड़ा। इसका मतलब कि Zn का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और Cu जो है ऑक्सीजन से दूर हटा यानी ऑक्सीजन से अलग हुआ, तो क्या हुआ, Cu का अपचयन हो रहा है। बस इतनी सी पहचान है ऑक्सीकरण और अपचयन की। अगला देखिए, दूसरे वाले उदाहरण में देखिए, जो आयरन ऑक्साइड है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके 2Fe+3CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन बनाता है। तो यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आयरन अलग हो जा रहा है। इसका मतलब कि Fe का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन से अलग हो जा रहा है। जबकि जो CO था, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें एक ऑक्सीजन और जुड़ गया, तो इसका मतलब है कि CO में ऑक्सीजन जुड़ा, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको उदाहरण लिखना है, तब आपको बेहतर नंबर मिलेगा। इसमें 3 में 3 पूरा नंबर फुल मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र लिखिए। दो चीज पूछ रहा है इसमें, अणुसूत्र और संरचना सूत्र, राइट। तो आपका जो केमिकल फार्मूला है और स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो दोनों लिखना है। तो देखिए केमिकल फार्मूला यहाँ पे है, लिखा हुआ है ब्यूटेनोन का फार्मूला होता है C4H8O, राइट।
क्लोरोपेंटेन का फॉर्मूला C5H11Cl, मेथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3OH, राइट। इसमें मेथेनॉल ऑल, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑल, राइट, जिसका वो होता है OH, राइट। मेथेन, ये मेथेन प्लस ऑल से मिलकर के बना है, मेथेन और प्लस ऑल बराबर मेथेनॉल, राइट। तो इस तरह से बनता है। ऐसे ही क्लोरोपेंटेन में क्लोरीन आ गया तो क्लोरो कहलाएगा, पेंटेन के साथ में अगर क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरोपेंटेन। ब्यूटेन के साथ में क्या जुड़ गया है आपका, ब्यूटेन के साथ में आपका कीटोन समूह जुड़ गया है, जो कि डबल बॉन्ड CO के साथ में अटैच रहता है, राइट। तो इस तरह से ये जो आपका होता है, इनको आपको इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो आपको बनाना पड़ेगा, राइट। C डबल बॉन्ड O से इस तरह से जुड़ता है आपका, C डबल बॉन्ड O से ये कनेक्टेड रहता है, ये कीटोन ग्रुप कहलाता है। तो कीटोन का ओन और ब्यूटेन प्लस ओन बराबर ब्यूटेनोन और क्लोरोपेंटेन हो गया। अब इनका हमको क्या बनाना है, संरचनात्मक सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, राइट। तो चारों कार्बन को ऐसे बना लीजिए, कार्बन 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 कार्बन, राइट। इन चारों को एक दूसरे को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। अब H की संख्या कितनी है, H 8 है, राइट। तो एक H यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 H हमारे यहाँ पे हो गए, राइट। एक यहाँ पे H हो गया, एक यहाँ पे H हो गया, कितने हो गए, 3 और 2 5। अब यहाँ पे कितने बचते हैं, 3 और अगर जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ 3 जोड़ देते हैं, H इस तरह से यहाँ पे जुड़ जाएगा। और जो O है, अब O आपका जुड़ेगा C के साथ, किससे, डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा। तो आप चाहे नीचे लिख लें चाहे ऊपर, O इस तरह से बना देंगे। ये इसका आपका पहले वाले का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार हो गया। अब अगला क्लोरोपेंटेन का बनाना है। तो क्लोरोपेंटेन के लिए आपको इसी तरीके से देखिए, कार्बन कार्बन, एक चीज और है, सभी में एन एन आ रहा है, एन एन, राइट, एन आ रहा है। तो एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, राइट। तो ये जो है सिंगल बॉन्ड वाले हैं। तो ये आपका C5 आपको इस तरह से बना लेना है। और फिर उसके बाद इनके साथ में आपको कितने H जोड़ने हैं, तो आपको 11 H जोड़ देना है। तो यहाँ से इस तरह से आपको बनाना है H H, यहाँ से H हो जाएगा, यहाँ पे H रहेगा, इधर भी H बनेगा, यहाँ पे एक H कनेक्टेड रहेगा, इधर H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा और इधर H रहेगा। और यहाँ पे आपका अब देखिए कितने H हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए हैं, राइट। तो 9 हो गए हैं। अब यहाँ पे आपका फिर एक H ऊपर 10 और यहाँ पे एक 11 और एक आपको क्लोरीन ऐड कर देना है इस तरह से Cl। तो ये आपका दूसरा वाला जो क्लोरोपेंटेन है उसका संरचनात्मक सूत्र बन गया। अब आपको मेथेनॉल का संरचनात्मक सूत्र बनाना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, एक ही कार्बन है तो C इस तरह से लिख देना है। इसके साथ में आपको देखिए क्या जोड़ देना है, H जोड़ देना है। तो यहाँ पे 3 H हो गए, लेकिन अभी एक H को और जोड़ना है आपके साथ में, इसके साथ में। तो क्या क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से या तो डायरेक्ट OH लिख सकते हैं, या फिर इसको हम चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं, CHHHO है और यहाँ पे H ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, दोनों तरह से आप लिख सकते हो। तो जैसे मर्जी वैसे लिख लेना। ये संरचनात्मक सूत्र आपका बन गया, राइट। अब अगला जो क्वेश्चन है डियर, वो देखिए कि मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम लिखना है। मनुष्य में बहुत सारे हैं, 200 के ऊपर हार्मोन है, तो उसमें से कोई 3 हार्मोन लिखना है आपको। अगर याद हो कोई भी 3 तो उसको लिख देना है। मैंने यहाँ पे कोई 3 मेंशन किए हुए हैं, देखिए क्या क्या है। पहला मैंने लिखा है इंसुलिन। ये क्या, इसका आगे ये पहले तो नाम हो गया और इधर क्या हो गया, काम हो गया, राइट। ये क्या हो गया, नाम और उसी के सामने उसका काम। तो इस तरह से लिखिएगा, काफी टेक्निकली जो है साउंड आपको जो है राइटिंग स्किल नजर आएगी। जो चेक करेगा आपकी कॉपी को वो देखेगा तो एकदम हैदास खा जाएगा। रियली जो है आपको बता रहे हैं, ये आप बहुत ही बेहतरीन मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इंसुलिन का काम क्या है कि भोजन के पाचन में मदद करता है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन दूसरा वाला लिखा हुआ है, प्रोलैक्टिन जो आपका हार्मोन होता है, ये महिलाओं में शिशुओं के स्तनपान में मदद करता है, राइट। जो महिलाएं होती हैं उनके स्तनपान में मदद करता है शिशुओं को, राइट। तो अगला जो है तीसरा वाला सोमेटोट्रोपिन, राइट। सोमेटोट्रोपिन यह मानव की वृद्धि में मदद करता है। ये जो हमारी हाइट बढ़ती है, ये जो हार्मोन होता है वो हमारी हाइट को बढ़ाने में मदद करता है।
अगला क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए क्या आंसर लिखा जाएगा कि पृथ्वी में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ईंधनों के जो ज्ञात भंडार हैं बहुत ही सीमित है, लिमिटेड हैं। यदि इसी दर से इनका उपयोग होता रहा तो वे शीघ्र ही यानी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम ऊर्जा संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। ये इसका सटीक आंसर होगा और ऐसे लिखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। आपको उसका कारण बताना है। फिर इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए ये भी आपको बताना है। तो देखिए ओजोन हमारे वायुमंडल के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, लेकिन वायु प्रदूषण तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको सीएफसी कहते हैं रसायन के प्रयोग के कारण ओजोन परत लगातार क्या हो जा रही है, अवक्षेपित हो जा रही है, यानी क्या कहते हैं वो क्षतिग्रस्त होती जा रही है। राइट, तो क्यों हमारे लिए चिंता का विषय है, तो वो चीज को अभी यहाँ बताया जा रहा है। यह हमारी चिंता का विषय बना हुआ है। राइट, ये जो ऊपर बातें बताई गई ये हमारी चिंता का विषय बना हुआ। इसकी क्षति से पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। राइट, और यह विकिरण हमारी आंखों को प्रभावित करते हैं, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को प्रभावित करते हैं, उनके प्रभाव से त्वचा कैंसर हो सकता है। राइट, अब ये सभी चीजें होती हैं, ये इतनी सारी बातें हैं जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। अब आगे कह रहा है कि इस क्षति को सीमित करने के लिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वसम्मति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है सीएफसी के उत्पादन को हमें 1986 के स्तर पर 1986 के लेवल पर ही सीमित करके रखा जाए। राइट, तो इसलिए इस तरीके से, और साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कार्बन का उत्सर्जन कम हो। राइट, कार्बन का उत्सर्जन कम हो, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी में सब आ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी है ही, तो इसके उत्पादन को सीमित रखा जाए। इससे हम क्या कर सकते हैं, ओजोन परत की क्षति को बचा सकते हैं। तो इसका ये आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला अब सेक्शन लास्ट सेक्शन आता है जो कि लॉन्ग आंसर का। इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे डियर, 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा जो कि सभी के सभी 5 नंबर के निर्धारित हैं। क्वेश्चन काफी पॉपुलर सा क्वेश्चन आया हुआ है जो आपके मॉडल पेपर में है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। पहले आपको इसका नामांकित चित्र बनाना है, इसका सिद्धांत लिखना है और कार्यविधि को स्पष्ट करना है। राइट, और फिर देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसी में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कितना कितना उसमें आंसर लिखना है। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग जिसको विभक्त वलय भी कहते हैं का कार्य क्या है। इंग्लिश में स्प्लिट रिंग, हिंदी में विभक्त वलय कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत मोटर का सिद्धांत लिख लेते हैं कि देखिए सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की, यहाँ ये बात लिखा गई, इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है जो कि आपका विद्युत मोटर का सिद्धांत होता है। मेन सिद्धांत यह है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, राइट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना इसी सिद्धांत पर यह काम करता है। अब आगे बढ़ेंगे, जितनी भी चीजें आपको बताए हैं उन सब चीजों का अब नामांकित चित्र बनाते हैं। इसका तो देखिए विद्युत मोटर का जो नामांकित चित्र है वो आपके सामने बना हुआ है और क्रियाविधि मैं इसी फिगर में समझा दे रहा हूं और जो नीचे लिखा हुआ वो आप देख लीजिएगा। देखिए विद्युत मोटर में इस तरह से दो आपको बड़े बड़े रेड कलर के जो दिख रहे हैं ये आपके मैग्नेट है, बहुत ही बड़े बड़े ये मैग्नेट लगे हुए हैं। और ये देखिए इसमें नॉर्थ सिरा है, एक साइड में आपके लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल है और राइट साइड में साउथ पोल करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में आपको अभी ऊपर आपने पढ़ा कि इनके बीच में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। मतलब कि दोनों को ऐसे दूर दूर रख करके एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। अब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बड़ा डीप, इसको अगर समझना है तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कैसे होगा, वो इस तरह से होगा।
यहाँ बगल में मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से आपकी नॉर्थ की तरफ होगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं बी, उनकी डायरेक्शन एस से एन की तरफ रहेगी। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, अगर इसमें जो है आपका इस तरह से कोई करंट फ्लो कराया जाए, राइट, क्या फ्लो कराया जाए, करंट आई अगर फ्लो कराया जाता है तो देखिए इसमें एक इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक कॉइल बना के रखी गई है, एक जो है आपकी कुंडली ABCD बना के रखी गई है, जो कि आप देख पा रहे होंगे ABCD एक कॉइल है बना के रखी गई है। और उस कॉइल को जो है दो ब्रुश हैं X और Y, उनसे जोड़ा गया है और ब्रुश को जो है कनेक्ट किया गया है दो स्प्लिट रिंग है जिनको विभक्त वलय P और Q आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एरो से मदद से दिखाया गया है। और जो विभक्त वलय हैं वो विभक्त वलय एक धुरी के ऊपर लगाए गए हैं, रोके गए हैं, राइट। अब जैसे ही धुरी को घुमाया जाता है तो धुरी के साथ में आपके ये विभक्त वलय जो होते हैं वो घूमते हैं और इनके बीच में दोनों टुकड़े होते हैं। विभक्त वलय क्या होते हैं, मेटल के जो है दो टुकड़े होते हैं, सर्कुलर टुकड़े होते हैं वृत्ताकार, जो कि एक धुरी पर लगाए रहते हैं और ब्रुश जो होता है उसी जो स्प्लिट रिंग होती है उसे टच करते हुए ऐसे ही वो घूमता रहता है, राइट। अब अब ये जो आपकी जो क्या कहते हैं कुंडली है, वो कुंडली को आप इसमें जो है जोड़ दिया गया है इन ब्रुशों से, राइट। कुंडली के जो तार हैं उनको इन ब्रुशों से जोड़ दिया गया है। अब जैसे ही यहाँ पे इसको घुमाया जाता है, कुंडली को इसमें घुमाया जाता है, मूव कराया जाता है, तो देखिए क्या होता है कि इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है, जिस कारण से इसमें विद्युत जो है जनरेट होने लगती है, राइट। तो देखिए उसको आपको ये इस तरह से यहाँ पे विद्युत स्रोत, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, ये कुंजी लगी हुई है, ये ब्रुश है, ये फिगर आप बना लीजिएगा। ऐसे ही विभक्त वलय हैं, स्प्लिट रिंग्स हैं। अब क्रिया विधि में आप देखिए किस तरह से आपको इन सभी चीजों को बताया गया है। तो क्रिया विधि में क्या लिखना है, आप पॉइंट वाइज करके लिखिएगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने में। देखिए कैसे कि चित्र में दर्शाए अनुसार जब आर्मेचर, इसको आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं, राइट, आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होता है, राइट। जैसे ही आर्मेचर ये जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो कराया जाता है तो क्या होता है, उस पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि आर्मेचर के सिरे AB जो सिरा है और CD, इसमें धारा की दिशाएं विपरीत होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो AB साइड है उसमें धारा ऐसे बह रही है, जबकि CD वाले में धारा की दिशा इस तरह से है, जो मैंने अभी आपको एरो पॉइंट करके दिखाया। अतः दोनों भुजाओं पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगते हैं, राइट। अब अगला जो पॉइंट में कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भुजा AB पर ऊपर की ओर जबकि भुजा CD पर नीचे की ओर बल कार्य करता है, राइट। इस प्रकार से एक बलयुग्म का निर्माण होता है। अगर किसी चीज पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और उतना ही फोर्स नीचे की तरफ दूसरा लग रहा है तो वो जो है क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी, राइट। वो इस तरह से आप फिगर में देख रहे होंगे कि घूमने लगेगी। तो अब कह रहा है कि आधे घूर्णन में जो विभक्त वलय Q है, Q आधे आधे दो टुकड़े लगे हुए हैं सर्कुलर शेप में, संपर्क ब्रुश X से होता है। Q का संपर्क किससे, ब्रुश X से, तथा P का संबंध ब्रुश Y से होता है, राइट। और कुंडली में जो धारा है, अतः कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्कर के बाद क्या हो जाती है, बदलती रहती है, राइट। और चूंकि जब ऐसा होता है तो वो जब धारा इसकी बदलने लगती है, जिसके कारण से प्रत्येक आधे चक्कर के बाद कुंडली की भुजाओं पर लगने वाले बलों की दिशाएं भी बदल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी, यहाँ पे धुरी लिखना है, धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है और इस तरह से वो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में क्या करती हैं, घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि स्प्लिट रिंग जिसको विभक्त वलय कहते हैं, इसका कार्य क्या है, तो डियर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत जबरदस्त आपका ये काम करता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो छोटा ही है लेकिन जबरदस्त काम करता है। देखिए क्या काम है, ये एक द्विपरिवर्तक का काम करता है। द्विपरिवर्तक क्या होता है, जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कर देता है, उलट देता है। जैसे आपने करंट यहाँ पे देखा,
ये जो करंट जा रहा है, मान लीजिए आई जो करंट आपका जा रहा है यहाँ पे, तो करंट जैसे जा रहा है ये आधे चक्कर के बाद ये क्यों इस साइड में आ जाएगा, ये इस साइड में आ जाता है और ये वाला जो है इस साइड आ जाता है। तो जैसे ही ये आपका आधे चक्कर के बाद बदलता है, तुरंत ही करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो करंट इसमें ये ऐसे जा रही है और फिर इसमें ऐसे जा रही है, तो ये चीजें हो जाती हैं और तुरंत ही ये उसी कंटिन्यूअसली जो है उसी सेक्शन में ये क्या कर जाता है, उल्टा घूम जाता है, जिस कारण से इसका रोटेशन जो होता है जिस डायरेक्शन में रहता है उसी डायरेक्शन में बना रहता है, राइट। जब ये बदलता है लेकिन ये टच नहीं रहता है, राइट, तो ये इसी तरीके से ये बदलता है, तो ये पी क्यू बदल नहीं जाते हैं, ये हिस्सा इधर आके छू जाता है और ये वाला हिस्सा इधर। तो जो तार है उसमें करंट जो बहता रहता है वो सेम ही डायरेक्शन में एक बार से बहता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्प्लिट रिंग है ये करंट के फ्लो को क्या कर देती है, बदल देती है, जिसके कारण से जो उसकी रोटेशन होती है, आपका जो धुरी है वो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में घूर्णन करती रहती है, राइट। तो स्प्लिट रिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि विभक्त वलय एक द्विक परिवर्तक का कार्य करता है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित यानी उलट देता है, राइट। तो ये इतना रहा आपका ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन है वो क्या है, राइट, ये बताना है। फिर समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्यंजक यानी वो फॉर्मूले वाला डेरिवेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले ये बताइए कि संयोजन समांतर क्रम क्या है। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ में और परिपथ के एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये जो R1 R2 और R3 रेजिस्टेंसेस हैं उनके जो सिरे हैं, एक सिरे को बिंदु A पर और दूसरे वाले सिरे को बिंदु B पर इस तरह से जोड़ दिया गया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब जो होगा इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच जो होता है वो विभवांतर समान रहता है। इनका जो विभवांतर है इस बैटरी का वो आपका V है और यही इन दोनों के दोनों सिरों A और B के बीच विभवांतर रहता है। तो इन दोनों के बीच विभवांतर V, यहाँ भी V और यहाँ पर भी V रहता है, राइट। तो इस तरह से तो चित्र में यदि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में अगर जुड़े हुए हैं तो ओम के नियम से I1 का मान V/R1, I2 V/R2 और I3 V/R3 हो जाएगा। और इस तरह से देखिए जो परिपथ में टोटल धारा हो जाएगी वो आपकी कितनी बन जाएगी, I = I1 + I2 + I3। अब I1 I2 I3 के मान यहाँ पे रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, I बराबर V/R1 + V/R2 + V/R3, या फिर यहाँ से V कॉमन ले लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा I बराबर V × 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, या फिर I/V से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए तो I/V = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, या फिर I/V = होता है 1/R, राइट, क्योंकि V = होता है IR। सो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1/R हो जाएगा और हो जाएगा I बटे में V, राइट। तो I बटे V ये आपका टोटल रेजिस्टेंस जो होता है 1/R आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये पूरे सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस है जो कि किसके बराबर हो जाता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही आपका व्यंजक है जो उसने क्वेश्चन में कह रहा था डिराइव करने के लिए। तो यहाँ नीचे लिखेंगे जहां R समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है, राइट। अगला क्वेश्चन है, काफी बेहतर क्वेश्चन है, आयनिक आबंध यानी आयनिक बॉन्ड क्या है, राइट। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखने हैं और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O, राइट, Na2O के निर्माण को दिखाना है, राइट। सोडियम ऑक्साइड का जो निर्माण है वो किस तरह से होता है, वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा आपको बना के दिखाना भी है। तो अब इनके क्वेश्चन हमको इनके आंसर कैसे लिखने हैं, देखिए आयनिक बंध बताना है। तो क्या है कि ये जो है वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो दो विपरीत आवेशित आयनों को एक साथ बांधे रखता है आयनिक आबंध कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है, राइट। अब आगे लिखेंगे कि आयनिक आबंध वाले अणुओं में धनायनों और ऋणायनों के बीच प्रबल आकर्षण बल की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित गुण देखे जाते हैं। और ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, राइट, जो
आपका स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बॉन्ड जिसको कहते हैं, उनके बीच वो काफी प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण उसमें काफी गुण देखने को मिलते हैं। पहला गुण क्या है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो सभी बंधनों में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, राइट। दूसरा क्या खास बात है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो उसमें जो चार्ज होते हैं वो पृथक आयनिक आबंध में चार्ज पृथक्करण होता है, मतलब जो चार्जेस होते हैं वो अलग होते रहते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इसलिए वे उचित माध्यम में सभी बंधनों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, मतलब कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, राइट। अगला जो इसका गुण है वो ये है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके अणुओं का गलनांक और क्वथनांक काफी हाई होता है, राइट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। और अगली खास बात जो इनका गुण होता है कि आयनिक बॉन्ड के अणु अपने जलीय घोल में या पिघली हुई अवस्था में बिजली के अच्छे संवाहक या सुचालक होते हैं। ऐसा आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, राइट, जो आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, राइट। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो जलीय घोल में बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, मतलब बिजली उसमें बहुत बढ़िया से प्रवाहित होती है। जैसे NaCl पानी में वो घुल जाता है और आयन बना देते हैं, राइट, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, राइट। तो इस तरह से आपको वो जो है बिजली देखिए अर्थिंग ली जाती है तो वहां पे आपको नमक जो है चारों तरफ डाला जाता है, क्यों? क्योंकि वो आयनिक रूप में बदल जाते हैं, आयनिक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और आयनिक बॉन्ड पानी के साथ मिल करके काफी बेहतरीन जो है बिजली का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है, राइट। तो ये आपने इसके बाद क्या लिख लिया? गुण। सबसे पहले क्या लिखा? आबंध क्या है, फिर उसके बाद यौगिकों के गुणधर्म लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2 जो सोडियम ऑक्साइड है उसका निर्माण हम लोग दिखाएंगे। तो NO2 का निर्माण कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है Na सोडियम, राइट। Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 11। तो इसको लिखेंगे 2,8,1, राइट। और दूसरा क्या है आपका? ऑक्सीजन इसमें आ रहा है, तो ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु क्रमांक 8 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, राइट। अब इसके जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, इसमें बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो अब हमको ऐसे ही कर लेना है। तो यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम कितने लेने हैं? 2, राइट। तो Na ऐसे ही 2 ले लेने हैं। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी सेल में, तो हमको यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन को उसको दर्शा लेना है, राइट। अब ये हमने ऐसे दर्शा लिया। अब क्या करना है? आपको ऑक्सीजन लेना है। ऑक्सीजन एक ही है Na2O में, राइट। तो एक ऑक्सीजन जब हमने यहाँ पर लिया, अब इस ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। तो 6 को अब हम दूसरे डिजाइन से दिखाते हैं, जैसे यहाँ क्रॉस से अगर दिखा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इन 6 के 6 को हम लोग इस तरह से क्रॉस से दिखा रहे हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य सेल में हो गए। अब क्या होता है कि जब ये पास आते हैं रिएक्ट करने के लिए, ये सोडियम और ऑक्सीजन, तो जो इसके बाह्य सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाता है, राइट, जो एरो से आपको दिख रहा है, और इसका दूसरे वाले सोडियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है ऑक्सीजन के पास में, और इस तरह से ये इसके पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 8, राइट। और सोडियम के पास जो है, सोडियम ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों ने दे दिए, तो इसके पास भी देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, चूंकि Na कितने हैं? 2 हैं, तो दोनों के साथ गया 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले Na से, 1 इस वाले से, तो इसके पास हो जाएगा 8, और इसका अष्टक जो है पूरा हो गया। जब अष्टक हो जाता है तब ये मोर स्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, राइट। अब जो है क्या होता है, ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे? चूंकि सोडियम ने क्या किया? दिया। अगर कोई चीज देता है तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और कोई लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना उस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे उतना नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो बस अब हम लोगों के पास ये मिल जाता है Na2 और ऊपर में क्या आएगा? प्लस। और बगल में हमारे पास ऑक्सीजन जो था उसके लिए देखिए, ऑक्सीजन के पास क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन के पास हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, राइट। इसके पास 2 नेगेटिव चार्जेस हो गए, राइट। अब इस तरह से 2 नेगेटिव चार्जेस हो गए, तो ये अब फिर कंबाइंड जब हो जाते हैं तब आपका बनाते हैं Na2 और O, सोडियम ऑक्साइड, राइट।
तो इस तरह से ये इसका कंप्लीट आंसर होगा डियर, ये भी आपको बना करके दिखाना होगा। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इतना आसान नहीं है कि आप जो है ऐसे ही हल्के में पढ़ करके जाइएगा और सब कर लीजिएगा। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें पूछे जा रहे हैं डियर। अगला क्वेश्चन है कि मिसल क्या है, सबसे पहले ये बताना है और फिर साबुन की सफाई की क्रियाविधि को समझाना है, राइट। तो सबसे पहले देखिए मिसल क्या है कि जब साबुन के पानी में चिकनी गंदगी, राइट, चिकना गंदगी या तेल मिलाया जाता है तो साबुन के अणु जो होते हैं खुद को छोटे छोटे समूहों में व्यवस्थित कर लेते हैं। साबुन के अणु, उन्हीं छोटे छोटे जो साबुन के अणु जो छोटे छोटे समूहों में व्यवस्थित कर लेते हैं अपने आप को, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं। तो इतने का आंसर ये हो गया। अब अगला बताना है, देखिए ये पिक्चर बना हुआ है, ये जो आपको गोल पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका तेल की बूंदें हैं, राइट। और ये जो यहाँ पे बड़ा बड़ा इस तरह से ब्लैक स्पॉट जैसा दिख रहा है ये सोडियम आयन है, राइट, सोडियम आयन है। और यहाँ पे आप एक का देख रहे हैं, ये जो रेड कलर से इस तरह से ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये साबुन के अणु है, राइट, ये साबुन का अणु है। और ये जो किनारे वाला पीछे का हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं जल विरागी सिरा, मतलब कि ये जल के साथ नहीं, जल से अलग होता है। किसके साथ जुड़ेगा, ये मैल के साथ, यानी जो गंदगी है उसके साथ जुड़ेगा। और जल रागी सिरा, ये वो सिरा है जो कि पानी के अणुओं के साथ जाकर के चिपकता है और ये पूरा का पूरा एक साथ जुड़ा रहता है, राइट। तो अब एक सिरा जाकर के मैल से चिपका, एक सिरा पानी से चिपका, किसका, साबुन के अणु का, राइट। तो अब साबुन से क्या हो जाता है, फिर उस तरीके से उसका घोल बनता है और फिर वो मैल को क्या कर देता है, बाहर निकालता है। देखिए आगे उसकी क्रियाविधि में सब आपको स्पष्ट होगा। तो साबुन की सफाई की क्रियाविधि यहाँ पर हम लोग लिखने चल रहे हैं। देखिए कैसे, साबुन के दो छोर होते हैं, राइट, ये अभी आपने ऊपर देखा, ये साबुन के अणु के दो छोर होते हैं। साबुन का सोडियम लवण जो होता है, राइट, तो सोडियम जो होता है यहाँ पे, सोडियम छोर आयनिक होता है जिसे शीर्ष कहते हैं, और दूसरा हाइड्रोकार्बन छोर होता है जिसमें, जिसे पुछल्ला कहते हैं या पिछला हिस्सा कहते हैं। साबुन का पुछल्ला भाग तेल या ग्रीस, राइट, तेल या ग्रीस या जिसे मैल या हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है, राइट। तथा आयनिक शीर्ष भाग जो होता है वो जल से संयोजित होकर कोलाइडी कण बना देते हैं, राइट, लिक्विड में बदल जाते हैं, पानी के साथ कोलाइडी कण बनाते हैं जिन्हें हम लोग मिसेल्स कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मिसेल्स के प्रत्येक कण चारों ओर से ऋणावेशित आयनिक शीर्ष से घिर जाते हैं जो एक दूसरे से विकर्षित होकर जल में निलंबित रहते हैं, यानी घुले हुए रहते हैं, ताकि गंदगी फिर साफ होने वाली वस्तुओं से चिपक ना जाए, राइट। ऊपर आ जाते हैं, सॉरी, निलंबित का मतलब होता है ऊपर आ जाना, घुल के ऊपर आ जाना, ताकि जो गंदगी है वो फिर से चिपक ना जाए वस्तु से। कपड़े को धोते समय कपड़े के मैल को हाथ से मलने या ब्रश द्वारा रगड़ने या कपड़े को पीटने से मैल कपड़े को छोड़कर तुरंत जल में निलंबित हो जाते हैं, राइट। तो इतना आपको आंसर ये राइट करना पड़ेगा। इस तरह से ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है 51 नंबर का जो क्वेश्चन है डियर, कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, यानी नाम के साथ में हार्ट का जो है आपको पूरा फिगर बनाना है। फिर आगे कह रहा है मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण जो होता है उसको समझाना भी है। तो हृदय का नामांकित चित्र देखिए आपके सामने बना हुआ है और आप इसको याद भी रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, फिगर बार बार आता रहता है। तो देख लीजिए इसमें चार जो आपका जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके सारे भाग इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको समझ जाइएगा। आपको एक चीज बता दें कि हार्ट में 4 पार्ट होते हैं। देखिए क्या 4 पार्ट, एक पार्ट ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, चौथा ये, राइट। इनके चारों के नाम होते हैं। ये देखिए एक है बायां अलिंद, ये है बायां निलय, इधर है दायां अलिंद, ये है आपका दायां निलय। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड रहता है, 4 वलयों में बटा हुआ रहता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं और फिगर के माध्यम से आप बना लीजिएगा। ये धमनियां होती हैं और सिराएं होती हैं। धमनी और सिरा क्या होती है, जो आपकी वाइन्स होती हैं यानी कि नसें होती हैं, अलग किस्म की नसें होती हैं, राइट। 2 किस्म की नसें, एक को धमनी एक को सिरा बोलते हैं, राइट। एक में जो है ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त रहता है और बहता है, और एक में अशुद्ध रक्त बहता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, आप डिटेल्ड में इसको पढ़ लीजिएगा और इस फिगर को लेकिन जरूर याद रखिएगा, इनके सारे पार्ट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्या है कि रुधिर जो होता है, रुधिर हृदय में
हृदय में से एक चक्र पूरा करने के लिए 2 बार परिसंचरित होता है। अब यहाँ पे हम लोग किसका आंसर कर रहे हैं? यहाँ पे जो आगे पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा था कि इसका जो दोहरा परिसंचरण है उसको समझाइए। तो हृदय का जो दोहरा परिसंचरण है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि रुधिर जो होता है यानी ब्लड हृदय में से एक चक्र पूरा करने के लिए 2 बार परिसंचरित मतलब फ्लो होता है, राइट। उसी चीज को बोल रहा है। रुधिर के 2 प्रमुख परिसंचरण कौन कौन से? फुफ्फुस परिसंचरण मतलब फुफ्फुस से होकर के जो जाता है, और एक शरीर के अंदर जो जाता है, वो 2 तरह से ये जाता है। तो अगला देखिए क्या है इसमें, अशुद्ध रुधिर जो अशुद्ध ब्लड होता है वो शरीर के विभिन्न भागों से आ रहा है, दाएं अलिंद में एकत्रित हो जाता है, यहाँ से यह फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है, जहां यह ऑक्सीजनित हो जाता है यानी ऑक्सीजन उसमें घुलता है, और ऑक्सीजनित रुधिर बाएं अलिंद में भेजा जाता है, यहाँ यह बाएं नीले में जाता है और फिर महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। तो आप देख लिए चारों पार्ट्स का काम, चारों वाल्व का काम। इस प्रकार रुधिर हृदय में 2 बार आता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, राइट। तो यही चीज है जो दोहरा परिसंचरण होता है, वो आपने यहाँ पे इस तरह से इसको लिखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि पहली बात लक्षण प्रभावी अथवा प्रभावित होते हैं, राइट। और प्रभावी अथवा अप्रभावी यहाँ लिखना है डियर, अप्रभावी, राइट। कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी। और दूसरा है विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो ये हमने एक एक करके इसका आंसर लिखना है। तो आंसर आप देखिए लिखा हुआ है, मेंडल के प्रयोग विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों का स्वपरागण द्वारा जनन के पश्चात प्रथम संतति पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण परिलक्षित हुआ और दूसरा लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। यह प्रदर्शित करता है कि लक्षण प्रभावी व अप्रभावी होते हैं, राइट डियर। और दूसरा जो है आपका उसमें लिखना है कि मेंडल ने 2 विकल्पी जोड़ों, गोल बीज वाले लंबे पौधों तथा झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधों का संकरण कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो F1 जो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे एवं गोल बीज वाले पौधे मिले, अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है ऐसा उसने पाया। तो F1 यानी पहली पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण करने पर 4 प्रकार के पौधे उसने पाए। कौन से? गोल बीज वाले लंबे पौधे, गोल बीज वाले बौने पौधे, झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे और झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे। इनकी जो संख्याओं का अनुपात था वो 9 था। गोल बीज वाले लंबे पौधे और गोल बीज वाले बौने पौधे 3 मिले, और झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधों का अनुपात 3, और ये 1 अनुपात में था। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो F2 जो दूसरी पीढ़ी है उसकी संतति जो होगी वो झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे तथा गोल बीज वाले बौने पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं, राइट। इससे सिद्ध होता है कि विभिन्न विकल्प लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत करते हैं, राइट। इस तरह से बच्चों आपने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा हो गया जरूर है, लेकिन आपको काफ़ी तरीके से अच्छे से समझाने की इसमें कोशिश करी है हमने। आई होप कि आपके लिए ये मददगार सिद्ध होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, मिलेंगे जल्द ही अगले सब्जेक्टिव मॉडल पेपर को सॉल्व करते हुए आपके लिए जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।